हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन को हम कैटालाइसिस भी कहते हैं। ठीक है जी। इसको अगर मैं उर्दू में आपको बताऊं कि मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन है क्या, तो इसमें स्टूडेंट हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि एक एंजाइम जो है वो काम कैसे करता है, एंजाइम एक जो है वो वर्क कैसे करता है। ठीक है जी। वो कैसे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वाइट बोर्ड को देखें तो वाइट बोर्ड में हम इस डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक डायग्राम है, ये ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है एंजाइम। जब आप एंजाइम को देखते हैं तो एंजाइम की दो साइट हैं। ये जो राउंड है इसको हम बोलते हैं ग्लोब्यूलर साइट, और ये जो ऊपर साइट है इसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। ठीक है जी स्टूडेंट, जब भी आप एंजाइम की ग्लोब्यूलर और एक्टिव साइट को देखें, ये मैंने लिख दिया एंजाइम। एंजाइम के पास ब्लैक कलर वाला ये जो है ये है सबस्ट्रेट। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट इकट्ठे होंगे तो दोनों के इकट्ठे होने पे ये जो सबस्ट्रेट है ये एंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैच हो जाएगा। दोनों के अटैच होने के बाद अब हम इसको कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आपके जहन में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर ये जो सबस्ट्रेट है ये एंजाइम की एक्टिव साइट पे कैसे अटैच हुआ। तो जब भी हम एंजाइम की एक्टिव साइट को देखते हैं ना, एक्टिव साइट को स्टूडेंट हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कुछ पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं चार्ज बेरिंग साइट, चार्ज बेरिंग, और उसके बाद जो दूसरी है उसको हम बोलते हैं कैटालिटिक साइट। अब कैटालिटिक साइट, ठीक है जी, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो है एक्टिव साइट है, इसमें से इसके ऊपर जी चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे ना डिफरेंट अमाइनो एसिड है, जिस तरह आर्जिनिन, लाइसिन, ग्लाइसिन मैं पढ़ रहा था एक्टिव साइट के अंदर, तो उस पे मोस्टली पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। अब बाहर से जो ही सबस्ट्रेट आएगा, ये हमारे पास है जी सबस्ट्रेट। जब ये सबस्ट्रेट आएगा तो फॉर एग्जांपल इस पे है जी नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करने के बाद ना होगा क्या कि जी यहाँ पे दरमियान में इनके अट्रैक्शन होगी, बॉन्डिंग होगी, या यहाँ पे बॉन्डिंग जो होती है उसको हम आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशंस भी कहते हैं। आपने सोडियम क्लोराइड के केस में पढ़ा। तो इतने रीजन को हम बोलेंगे चार्ज बेरिंग साइट। चार्ज बेरिंग साइट के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग रीजन बच रहा है, ये वाला आगे वाला, इसमें क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन के बाद ना इस सबस्ट्रेट के अंदर मॉडिफिकेशन होगी, और मॉडिफिकेशन होके इसमें कैटालाइसिस होगी और इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। वो जो रिमेनिंग पार्ट रहता है उस रिमेनिंग पार्ट को हम बोलते हैं कैटालिटिक साइट। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया कि चार्ज बेरिंग साइट क्या है, कैटालिटिक साइट क्या है, एक्टिव साइट क्या है। और जब ES कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसके बाद क्या होगा कि S जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंजाइम एज सच उसी तरह रहेगा, दोबारा सबस्ट्रेट को पकड़ के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसी चीज़ को यहाँ पे ये डायग्रामेटिकली शो किया है कि हमारे पास जब भी कोई भी एंजाइम है, एंजाइम के पास सबस्ट्रेट आएगा, दोनों जब आपस में मिलते हैं तो उससे बनेगा ES कॉम्प्लेक्स। ES कॉम्प्लेक्स बनने के बाद वो क्या होगा कि बाद में जो सबस्ट्रेट अटैच हुआ था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंजाइम हमारा दोबारा अवेलेबल है नेक्स्ट सबस्ट्रेट को पकड़ने के लिए। प्रीवियस लेक्चर जो मैंने पढ़ाया था उसमें जब मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, तो मैंने बताया था वन एंजाइम यूज्ड मोर देन मैनी सबस्ट्रेट इन एट अ टाइम, कि एक वक्त में क्या होता है कि एक सबस्ट्रेट को पकड़ा, साथ ही फिर उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद अगले सबस्ट्रेट को पकड़ लिया। ठीक है, तो ये जो है प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, यहाँ पे ना अगर आप ये चीज़ देखें तो इसको हम कहते हैं सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस में क्या है, आपने इसको देखना है कि जी बहुत से हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हैं। मेरे पास रिएक्टेंट ए है, इस रिएक्टेंट ए को प्रोडक्ट ई में कन्वर्ट करना है।
और ई जो है ये मेरे पास है फाइनल प्रोडक्ट, ये है जी फाइनल प्रोडक्ट ई, ठीक है। और ए जो है मेरे पास रिएक्टेंट है। अब ए को डायरेक्ट ई में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। ए को बी में कन्वर्ट करना है और यहां पे हमारे पास इंजाइम 1 होगा, बी को सी में इंजाइम 2 होगा, सी को डी में इंजाइम 3, डी को ई में इंजाइम 4, ठीक है जी। अब देखें ये एक केमिकल रिएक्शन था जिसमें ए को ई में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट बने और इसमें सिंगल इंजाइम की जरूरत नहीं थी बल्कि सीरीज ऑफ इंजाइम यहां पे यूज हुए। ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें सीरीज ऑफ इंजाइम यूज होते हैं उसको हम कहते हैं सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इंजाइम। इसमें जो है डिफरेंट इंजाइम डिफरेंट स्टेज पे यूज होंगे। अब यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप जब इस चीज को देखेंगे तो इसके अंदर ना दो चीजें लिखी होंगी, एक को बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशंस, फीडबैक इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन के बाद है प्रीकर्सर एक्टिवेशन, प्रीकर्सर एक्टिवेशन। अगर आप इसको देखें स्टूडेंट, मेरे पास एक सेल है, सेल के अंदर ए रिएक्टेंट ई प्रोडक्ट फाइनल में कन्वर्ट हो रहा है। जब वो सेल में ई प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं तो एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। असल में हमारे पास ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल के अंदर इंजाइम खुद ब खुद बनना स्टार्ट हो जाते हैं, सॉरी प्रोडक्ट खुद ब खुद बनना स्टार्ट हो जाती हैं और खुद ब खुद बनना बंद हो जाती हैं। इंजाइम को कौन बताएगा कि अब आपने प्रोडक्ट बनानी स्टार्ट करनी है, अब आपने प्रोडक्ट बनानी बंद कर देनी है। ये बड़ा हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंजाइम को कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट जो बनानी और बंद कैसे करनी है, ठीक है जी। होगा क्या कि जब भी आप सीरीज ऑफ रिएक्शंस की बात कर लें, सेल के अंदर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ई बनती जा रही है। एक स्टेज ऐसी आएगी कि ई प्रोडक्ट बेशुमार बन जाएंगी, सेल के अंदर उनकी जरूरत नहीं है, वही ई प्रोडक्ट इस केमिकल रिएक्शन में स्विच ऑफ के तौर पे काम करेगी। ई प्रोडक्ट इंजाइम 1 के पास आके मैसेज देगी उसको कि फर्दर प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, आप जो इनिशियल सबस्ट्रेट है उसको अपनी एक्टिव साइट पे अटैच ना होने दें। समझ आ रही है? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशंस, कि उसी ने फीडबैक को दे दिया कि इनहिबिशन का मतलब होता है रोकना। उसके बाद अगली बात, केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो गया। केमिकल रिएक्शन स्टॉप होने के बाद अब वो जो ई प्रोडक्ट बनी थी वो सेल में यूज होती गई। एक टाइम के बाद ई प्रोडक्ट जितनी यूज होके पीछे ई प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम रह गई है। जब ई प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम रह गई है, अब सेल ने दोबारा ई प्रोडक्ट बनानी है, सेल को दोबारा ई प्रोडक्ट चाहिए, एंजाइम को दोबारा एक्टिव होना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि जो सबसे इनिशियल सबस्ट्रेट है, फीडबैक इनहिबिशन में सबसे लास्ट वाले सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स की बात थी। इस प्रोसेस में दोबारा एंजाइम को एक्टिव करना है, इसको बोलते हैं प्रीकर्सर एक्टिवेशन। प्रीकर्सर कोई भी ऐसा रिएक्टेंट होता है जो हमारे पास किसी भी केमिकल को स्टार्ट करवाने में यूज होता है। हमारे पास जो सबसे इनिशियल सबस्ट्रेट है वो सबसे लास्ट वाले एंजाइम के पास जाएगा और उस एंजाइम के ऊपर जो डी सबस्ट्रेट है मैसेज देगा कि इसको कन्वर्ट कर दो ई में। जब ये डी ई में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसकी एक्टिव साइट खाली हो जाएगी, फिर ये सी डी में, फिर ये बी सी में, इस तरह फिर ये चेन स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे प्रीकर्सर एक्टिवेशन। ये जो येलो बॉक्स है इसके अंदर कुछ 2-4 वर्ड मीनिंग इंग्लिश के ऐसे हैं जिसको आप पढ़ने वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आपने उसको ज़रा डिक्शनरी से देख लेना है। उसके अंदर बाकी येलो बॉक्स के अंदर सारा यही डायग्राम एक्सप्लेन की गई है। और इसमें एक चीज़ ये याद रखनी है
इस तरह के केमिकल रिएक्शन मोस्टली फोटेंसिस में यूज होते हैं, रेस्पिरेशन में यूज होते हैं, जिसमें सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास इन दोनों चीज़ों को पढ़ाने के बाद ना एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम पढ़ाया था ना, जो पिछला हमारा प्रीवियस लेक्चर था, तो उसके अंदर दो चीज़ें थी। एक येलो बॉक्स के अंदर एक है पेप्सिन, और पेप्सिन के साथ दूसरा वर्ड है पेप्सिनोजिन। ठीक है। अब ये पेप्सिन और पेप्सिनोजिन क्या है, सुने स्टूडेंट्स, एंजाइम जो है, डिफरेंट एंजाइम डिफरेंट पीएच पे काम करते हैं। ठीक है। ये जो पेप्सिन है ना, ये एक एंजाइम है, इसकी पीएच है 2, पीएच 2 हाईली एसिडिक है। अगर आपने मैट्रिक में पीएच टेबल पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा 1.699, 1 to 6.99, 7, 7.1 to 14। ये जो मेरे पास 7.1 से 14 तक का टेबल होता है, इसको हम बोलते हैं बेसिक। और ये जो हमारे पास 1 से लेके 6.99 तक है, इसको हम बोलते हैं एसिडिक। और ये जो 7 है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है जी। अब देखें, जो 7 से 1 की तरफ आए तो एसिडिटी बढ़ती जाती है। एसिडिटी जो बढ़ती जाती है, इसको हम तो हमारे पास पेप्सिन की पीएच तो 2 है, इसका मतलब है 2 पीएच बहुत एसिडिक है। इतनी ज्यादा एसिडिक है कि अगर आपकी स्किन के ऊपर ये फेंक दी जाए पीएच, तो आपकी स्किन जल जाएगी। हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड्स हैं, वो जो हाईली एसिडिक एसिड्स होते हैं जो आपकी बॉडी को जला देते हैं, उनकी पीएच भी इतनी नहीं है जितनी पेप्सिन की है। लेकिन ये पेप्सिन आपकी बॉडी के अंदर स्टोर है। क्वेश्चन ये है कि पेप्सिन आपकी बॉडी में स्टोर है तो बॉडी को नहीं जलाती, तो बॉडी में ये जो है, ये एक्टिव फॉर्म में स्टोर नहीं है, ये इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर होती है, जिसको पेप्सिनोजिन कहते हैं। हर वो एंजाइम जो हाईली एसिडिक है या हाईली बेसिक है, वो अपनी एक्टिव फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होगा, वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा। पेप्सिन की 2 है तो पेप्सिनोजिन की 7 के अराउंड अबाउट होती है, जिससे वो उसकी पीएच कम हो जाती है। तो हम इसको यहाँ पे एक और टर्म भी यूज करवाते हैं स्टूडेंट्स को जब मैं पढ़ाता हूँ, कि एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं एंजाइम, और एंजाइम के साथ एक वो चीज़ है जिसको हम बोलते हैं प्रो एंजाइम। तो प्रो का आपको पहले ही पता है कि बिफोर होता है। तो स्टूडेंट्स, आपकी बॉडी में पेप्सिनोजिन है, ये सेफ है, ये न्यूट्रल है, लेकिन जब इसने काम करना है तो तब ये एक्टिव होगी पेप्सिन में। इसका मतलब है पेप्सिन एक्टिव होने से पहले जो पेप्सिनोजिन फॉर्म एंजाइम होती है उसको बोलते हैं प्रो एंजाइम, और जब वो एक्टिव हो जाती है तो उसको फिर कहते हैं एंजाइम। ये फर्क याद रखना है। ठीक है। और ये पेप्सिन और पेप्सिनोजिन की डिटेल जो है चैप्टर 12 के अंदर, जो न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है ना, वहां पे मैं पढ़ाऊंगा कि ह्यूमन के डिजेस्टिव सिस्टम स्टमक के अंदर खुराक की डिजेशन के लिए ये यूज होती है। और चैप्टर 12 में अगर आप देखें, शायद पेज नंबर 247 या 249 के अराउंड अबाउट ये टॉपिक आएगा। बाकी डिटेल मैं आपको यहाँ पे वहाँ पे इसकी बता दूंगा। ठीक है जी। इसका मतलब है इन तमाम चीज़ों के बारे में, ये एंजाइम एक्शंस और एक्टिव साइट और रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, चार्ज बेरिंग साइट, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपका कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि कुछ चीज़ें जो डिस्कस करते हैं, हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम बोलते हैं एंडो एंजाइम। एंडो एंजाइम के साथ कुछ ऐसे हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सो एंजाइम। अब यहाँ पे ये याद रखिएगा, ऐसे एंजाइम जो आपके सेल के अंदर बने और सेल के अंदर ही यूज हों, उसको बोलते हैं एंडो एंजाइम। कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो सेल के अंदर बनते हैं लेकिन सिक्रीट हो जाते हैं सेल के बाहर और आकर सेल के बाहर यूज होंगे, उसको हम बोलते हैं एक्सो एंजाइम। और ये हमारे पास पेप्सिन जो है, इसकी अहम एग्जाम्पल है, ये एक्सो एंजाइम होता है। ये आपकी बॉडी के अंदर जो है पैंक्रियास वगैरह जो हैं वो, और बॉडी के डिफरेंट सेल्स जो हैं वो, इनको बना के आपके डिजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंटर कर देते हैं, सेल के अंदर यूज नहीं होते। ठीक है, इसको हम एक्सो एंजाइम कहते हैं। इसके अलावा म्यूटेज है, फास्फाटेज एंजाइम जो है वो आपकी बॉडी के अंदर सेल के अंदर ही यूज होता है, उसको हम एंडो एंजाइम कहते हैं। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा इंट्रोडक्शन।
अब ना स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम चलते हैं, दो मॉडल्स हैं इनकी तरफ के, ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी है और बहुत इंटरव्यू वगैरह में भी पूछने वाला क्वेश्चन है कि लॉक एंड की मॉडल क्या है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या है। यहां पे एक इंटी टेस्ट का एमसीक्यूज भी आता है, वो भी जरा गौर से सुन लीजिएगा। लॉक एंड की मॉडल 1890 स्टूडेंट साइंटिस्ट का नेम है एमल फिशर, इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया और दिया गया 1905-10 के अराउंड अबाउट, ये जर्मन से बिलोंग करता है, ठीक है। ये एमल फिशर जो है ये जी इंजाइम है। जब आप इस इंजाइम को देखते हैं तो इस इंजाइम के पास ये है जी इसका सबस्ट्रेट, इंजाइम का ये है जी सबस्ट्रेट और ये इंजाइम है। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनना है, यहां पे अगर आप देखें तो इंजाइम की जो सबस्ट्रेट है वो बिल्कुल इंजाइम की एक्टिव साइट की तरह का है, वो सबस्ट्रेट इंजाइम की एक्टिव साइट पे आराम से अटैच हो सकता है। इसको हम बोलते हैं लॉक एंड की मॉडल। मैं दोबारा आपको समझा दूं कि मेरे पास ना एक की है, चाबी है, वो जो की है क्या वो हर लॉक को ओपन करेगी? नो, वो की स्पेसिफिक लॉक के लिए बनी है, समझ आ रही है। इसलिए अगर मैं यहां पे 3 सबस्ट्रेट बना दूं, ये एक सबस्ट्रेट है, ये 2 3 1 2 3 3 सबस्ट्रेट हैं, इन तीनों में से कौन सा सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट को ओपन करेगा? जस्ट 3। इसका मतलब है कि लॉक एंड की मॉडल में स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कैन ओपन द स्पेसिफिक एंजाइम। ये नहीं है कि कोई भी सबस्ट्रेट आके एंजाइम को ओपन कर ले, कोई भी सबस्ट्रेट आके एंजाइम की एक्टिव साइट को ओपन कर ले। ये रूल जो है ये लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक काम करता है, क्योंकि लॉक एंड की मॉडल के अंदर यही होता था। लेकिन उसके बाद 1959 में एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है कॉशलैंड, उसने एक और स्टेटमेंट दी। उसने कहा जी लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक तमाम केमिकल रिएक्शन काम नहीं करते, बहुत से ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो इंड्यूस फिट मॉडल के जरिए काम करते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि इंड्यूस फिट मॉडल क्या है। स्टूडेंट जो इंड्यूस फिट मॉडल है ना, इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। अब दोनों को अगर देखें तो दोनों की शेप डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल इस सबस्ट्रेट को इस एंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैच नहीं होना, समझ आ रही है। इस सबस्ट्रेट को इस एंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैच नहीं होना। लेकिन कॉशलैंड 1959 में क्या बताया कि ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैच हो सकता है। कैसे? इस सबस्ट्रेट को देख के एंजाइम अपनी एक्टिव साइट को चेंज कर लेगा, समझ आ रही है। इंड्यूस हो जाएगा, ये सबस्ट्रेट उसमें इंडक्शन करेगा, उसमें चेंज लाएगा और अपने आप को वहां पे फिट कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए इस मॉडल को इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहते हैं। तो अक्सर जो पुराने पेपर हैं एमसीक्यूज वगैरह, इंटी टेस्ट वगैरह में, उसमें यह है कि इन दोनों मॉडल में जो एक्टिव साइट रिजिड है वो किसकी है? लॉक एंड की मॉडल की। टेम्पलेट के तौर पे जो काम कर रही है, जो चेंज नहीं होती, वो किसकी है? लॉक एंड की मॉडल की। जो अपने आप को चेंज करती है सबस्ट्रेट के मुताबिक, रिएक्टेंट के मुताबिक, वो कौन सा है? इंड्यूस्ड फिट मॉडल। और ये किसने दिया वो भी मैंने बता दिया। तो क्योंकि मैंने एक केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहा था जो लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक नहीं होता, वो शायद हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के अंदर कोई एंजाइम कुछ ऐसे यूज होते हैं या इस तरह का कुछ था, उसके अंदर यही है। और स्पेशली हाइड्रोजन परऑक्साइड की ब्रेकडाउन और फॉर्मेशंस, जो पराक्सीसोम एंड ग्लाइकोसोम ऑर्गेनेलिज हैं, उनके अंदर जो है वो लॉक एंड की मॉडल फिट नहीं होता, वहाँ पे इंड्यूस फिट मॉडल यूज होता है, ठीक है जी। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो अगर कोई क्वेश्चंस हो तो वो आपने ज़रूर पूछना है। तो हम अपने टॉपिक को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आज के लिए थैंक यू।